नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th केमिस्ट्री में फिज़िकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर जो कि है थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स का भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग बोल सकते हैं, जिसका नाम है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो यदि मैं बात करूं कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता क्या है, तो जो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है, इस नियम को हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है वो ये कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। अब यह परिभाषा जो है वो इसी के जैसा हम लोगों को सुना हुआ एक और परिभाषा जो है वो याद आता है, जो कि आपका कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना। तो उसमें क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम लोग ये जानते हैं कि द्रव्यमान जो होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जिसको हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था, है ना। तो ये जो परिभाषा जो है वो आपका ये कहता है कि ऊर्जा को, है ना, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ना। ठीक है। कहने का मतलब ये हो जाएगा, यदि मैं इसकी सत्यता के प्रमाण के बारे में बात करूं, है ना, तो ये आ जाएगा कि अभी तक ऐसा कोई भी मशीन नहीं है जो कि बिना ऊर्जा के चलता है ना। ये तो साधारण सी बात है, आप सभी जानते हैं, है ना। या फिर कोई भी जो मशीन है वह बिना ऊर्जा के कार्य नहीं कर पाएगा, है ना। और ये जो मशीन जो होता है, ऊर्जा को यह कार्य में तब तक परिवर्तित नहीं कर पाएगा जब तक कि इस मशीन को ऊर्जा ना दी जाए। ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, है ना। जैसे कि मैं मान लेता हूँ क्या है कि कोई हीटर है, यदि हम लोग उसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तभी यह गर्म होता है, और जैसे ही आप उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तब यह क्या हो जाता है, विद्युत ऊर्जा आपका उष्मा ऊर्जा में या फिर ऊष्मीय ऊर्जा में आसानी से परिवर्तित हो जाता है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी जो मशीन होता है वह आपका बिना ऊर्जा के कार्य नहीं कर सकता, अर्थात कोई भी कार्य करने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। चलिए तो ये आ जाएगा। अब यदि मैं बात करूं इसके प्रथम नियम, ये जो ऊष्मागतिकी के जो प्रथम नियम है उसके गणितीय व्यंजक के बारे में, है ना। तो ऊष्मागतिकी का जो गणितीय व्यंजक हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से, यदि हम लोग देखने का कोशिश करें तो इसमें यदि मैं मान लेता हूँ कि कोई सिस्टम है अपने पास, है ना, कोई तंत्र है, तो कोई भी जो तंत्र हो जाएगा उसका प्रारंभिक अवस्था में उसकी जो आंतरिक ऊर्जा है ना, उसकी जो आंतरिक ऊर्जा हो जाएगी, जो इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, वो मान लेते हैं क्या है, E1 है ना। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप U1 भी मान सकते हो इसको, है ना। तो E1 U1 इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है। तो मान लेता हूँ कि ये जो इंटरनल जो एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा है, जो सिस्टम है उसका क्या है, E1 है। यदि हम लोग उस सिस्टम को क्या करते हैं, Q मात्रा में ऊष्मा देते हैं, है ना, तो यह क्या हो जाएगा, यदि आपका क्या है इंटरनल एनर्जी E1 है, इसको आप क्या दोगे, ऊष्मा दोगे, तो ये बढ़ करके क्या हो जाएगी, E1 + Q हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी आंतरिक ऊर्जा जो है वो आपका E1 + क्या हो जाता है, Q हो जाता है। ठीक है। यदि तंत्र पर कोई कार्य होगा, यदि आप क्या करते हो, ऊष्मा देते हो, ऊर्जा देते हो, तो उस तंत्र पर क्या होगा, कोई ना कोई कार्य होगा, है ना। तो मान लेते हैं कि यदि तंत्र पर जो कार्य होता है वो आपका मान लिया जाता है W है ना। तब तंत्र की जो अंतिम अवस्था की जो ऊर्जा हो जाएगी वह आपका हो जाता है E2। ठीक है। तो यदि हम लोग इसके बीच का जो रिलेशन यदि मैं निकालने का कोशिश करूं, तो इसके बीच का जो रिलेशन निकल करके आ जाएगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, है ना, जैसे आप देख सकते हो। तो यहाँ से हम लोग E2 के बारे में बात करें कि जो अंतिम अवस्था है वो क्या है, तो अंतिम अवस्था E2 बराबर ये हो जाएगा E1 + Q, जो दी गई ऊष्मा है वो, और उसके अलावा आपका W, जो कि उस पर क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। यदि मैं E1 को इधर ले आता हूँ, तो E1 को इधर ले आऊँगा, ये यहाँ पर क्या है, प्लस में है, इधर लाएंगे ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। तो E2 - क्या हो जाएगा, ये आसानी से E1 हो जाएगा, और ये आपका Q + क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब और अगर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप देख सकते हो यहाँ पर ये परिवर्तन को दर्शा रहे हैं, है ना।
E2 क्या है, अंतिम अवस्था है, जबकि E1 हम लोगों ने देखा है ना यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में आंतरिक ऊर्जा जो क्या है आपका E1 है। ठीक है, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक मतलब टोटली क्या हो रहा है यहाँ पर, परिवर्तन हो रहा है, तो उसको हम लोग डेल से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको डेल ई लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हम लोग क्या कर दिए हैं, इसको E2 माइनस E1 को डेल ई लिख दिए हैं, बराबर क्या हो जाएगा आपका Q प्लस क्या हो जाएगा W हो जाएगा, है ना। चलिए, यदि मैं क्या करता हूँ E के जगह U रख देता हूँ, है ना, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है कि आप क्या कर सकते हो, इंटरनल एनर्जी को आप U से भी प्रदर्शित कर सकते हो, E से भी प्रदर्शित कर सकते हो, तो इस वजह से आप क्या कर सकते हो, इसको U लिख सकते हो, है ना। ठीक है, चलिए, तो या हम लोग इसको, मैं इसको या कर देता हूँ, या इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल E की जगह मैं इसको लिख देता हूँ डेल U, है ना, और आपका Q प्लस क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, जिसको आप समीकरण नंबर जो है इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हो। ठीक है, ये है क्या, तो ये जो है वो आपका क्या है, इसको आप देख सकते हो डेल ई बराबर, डेल ई क्या है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है कि नहीं है। और क्यू क्या है, क्यू जो है वो तंत्र को दी गई ऊष्मा है, और डब्ल्यू क्या है, तो तंत्र पर किया गया कार्य, है ना, तो तंत्र पर किया गया कार्य है। और हाँ, कार्य जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक कार्य, दूसरा होता है ऋणात्मक कार्य। तो यदि तंत्र पर यदि कोई कार्य किया जाता है तब हम लोग उसको बोलते हैं धनात्मक कार्य, और उसको आप प्लस से, प्लस डब्ल्यू से, है ना, प्लस डब्ल्यू से हम लोग उसको क्या करते हैं, शो करते हैं। और यदि तंत्र द्वारा कोई कार्य किया जाता है तब हम लोग उसको माइनस डब्ल्यू से क्या करते हैं, उसको शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा। अब यदि मैं इसको और अच्छे से अगर मैं लिखने का कोशिश करूं तो यहाँ से ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे आगे यदि मैं इसको क्या करूं, इसको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने का कोशिश करूं, तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, क्यू को इधर ले आता हूँ, क्यू को अगर इधर लाएंगे तो यहाँ से क्या हो सकता है, तो आप देखोगे इसको, तो ये डेल ई माइनस क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इसमें कहने का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पास यदि मैं सिर्फ मान निकालना चाहूँ किसका, अवशोषित ऊष्मा का, है ना, क्यू का मान निकालना चाहेंगे, तो क्यू का मान यदि हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, अवशोषित ऊष्मा का मान निकाले तो यहाँ से हो जाएगा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, डेल ई क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, ये जो हो जाएगा वो आपका डब्लू हो जाएगा, है ना। ठीक है, जो कि किया गया क्या हो जाएगा, तंत्र पर किया गया कार्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, जो कि इस बात को बताता है कि आप क्या कर रहे हो, ये जो अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को आप निकाल रहे हो, है ना। ठीक है, तो ऊष्मा की अवशोषित जो मात्रा है उसको आप निकालोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन माइनस क्या हो जाएगा, तंत्र पर जो आपका कार्य है ना। ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो। ठीक है, तो इसको आप दे सकते हो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यदि हम लोग क्या करते हैं कि तंत्र द्वारा कोई बाह्य कार्य किया जाता है ना, जो कोई तंत्र है उस पर कोई बाह्य कार्य किया जाता है, तो आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मा एवं कार्य में कौन सा संबंध होगा, है ना। तो आप देख सकते हो यदि तंत्र द्वारा कोई बाह्य कार्य किया जाता है तो आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मा और कार्य में संबंध के बीच की यदि हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं क्या बोला हूँ कि तंत्र द्वारा कोई बाह्य कार्य किया जाता है, तो तंत्र द्वारा जब कोई बाह्य कार्य किया जाता है तो वह कार्य जो कहलाता है वह आपका कहलाता है ऋणात्मक कार्य, है ना। और उसको हम लोग लिखेंगे क्या, माइनस डब्ल्यू से उसको शो करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से वो ये जो इक्वेशन है यहाँ से, है ना, ये वाला इक्वेशन हो, इसमें हम लोग थोड़ा सा तुलना करने का कोशिश करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो डेल ई, तो डेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू माइनस डब्ल्यू, है ना। और क्यू माइनस डब्ल्यू ये जो है इसको हम लोग, ये जो टोटल जो ये जो इक्वेशन दिख रहा है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको या करके लिख सकते हैं, डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे दोगे, 3 नंबर दे दोगे। ठीक है, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा इक्वेशन नंबर। या फिर अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, या आप इसको ऐसा कर सकते हो इसको, है ना। ठीक है, अगर Q का हम लोग मान निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो माइनस डब्ल्यू है वो आपका क्या हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो जिसको आप क्या कर सकते हो, आप इसको ये जो डेल ई है उसको आप क्या लिख सकते हो, डेल यू लिख सकते हो। ठीक है, और आप इसको दे दो कौन सा, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, समझ में है। चलिए, अब ये जो इक्वेशन नंबर जो 4 है वो आपका क्या बताता है, अर्थात ये जो इक्वेशन नंबर जो 4 है वो क्या बताएगा, तो इक्वेशन नंबर 4 जो है अपना ये बताता है कि ये क्या है, Q जो है वो क्या है, अवशोषित ऊष्मा ही है
मिला हुआ ऊष्मा है ना। तो ये जो ऊष्मा जो है वो आपका अवशोषित जो ऊष्मा है वो क्या हो जाएगा, तो अवशोषित ऊष्मा बराबर हम लोग लिख सकते हैं ये क्या है, तो ये है आपका आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। W क्या है, तंत्र द्वारा किया गया कार्य है ना। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यदि हम लोग इसको लिखें या फिर हम लोग यदि इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो हम लोग मानेंगे कि तंत्र में कोई भी जो सिस्टम है उसमें मान लिया जाता है कि सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है ना। पूर्ण परिवर्तन ना हो करके आपका सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है। तो सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है तो उस केस में आप इसको डेल ना मान करके इसको आप मान सकते हो डी, है ना। तो इसको सूक्ष्म परिवर्तन को यदि मैं डी से प्रदर्शित करना चाहूँ तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको मान लेता हूँ सूक्ष्म परिवर्तन हुआ है ना। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं डी क्यू, है ना। वैसे ही आपका जो डेल है, डेल की जगह मैंने आपको बताया कि आप क्या कर सकते हो, आप इसको है ना, ये जो ई है, सॉरी ये जो डेल है उसके जगह आप डी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करें तो यहाँ से आपका ऐसा आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग आगे सॉल्व करने का यदि मैं कोशिश करूँ तो समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 4 को अपने को देखना है। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 को यदि मैं ध्यान दूँ तो समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, Q इज इक्वल टू ये क्या है आप बताइए, है ना। तो डेल E माइनस डब्ल्यू है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डेल की जगह आप डी लिख सकते हो, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ई माइनस क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा, है ना, इक्वेशन नंबर 2। ये आप इसको सॉल्व करके आगे सॉल्व करके आप फर्दर ये भी लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ई की जगह आप इसको यू लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी यू माइनस क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम आप इक्वेशन नंबर 4 को भी उसके रूप में देख सकते हो। सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है तो आप क्या लिख सकते हो, तो यदि मैं ध्यान दूँ सूक्ष्म परिवर्तन को समीकरण नंबर 4 के लिए क्या लिखेंगे, तो डी क्यू इज इक्वल टू समीकरण नंबर 4 है क्या, ये देखिए ये समीकरण नंबर 4 है। तो यहाँ से हम लोग उसको लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू, या फिर आप उसको आगे सॉल्व करके लिख सकते हो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, तो ये जो है वो आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है ना। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का आप इसको गणितीय व्यंजक मान सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।